हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक मॉड्यूल पद्धति में योग एवं गुणन की संक्रियाएं शुरू करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 के 1 से 4 प्रश्नों तक बात कर ली थी और एग्जाम्पल्स की भी बात कर ली थी। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और प्रश्न संख्या दूसरे का तीसरा, जिसमें आपको कर्मण्यता और साचर्यता बताना था कि लागू होती है या नहीं होती है, तो उसमें प्लस की जगह माइनस लिखा गया था। ध्यान रखना, वो एक टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, वो सही कर लेना। शायद आपको ध्यान में आ गया होगा और उसकी वजह से वो साचर्य का सत्यापन हो गया था, लेकिन साचर्य वो नहीं है। ध्यान रखना इस बात का। एक यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि a स्टार b का मान a प्लस बी माइनस 3 और अन्य में द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। ये भी आपके प्रश्न था एक पहले का दूसरा। तो इसमें आपने बताया था कि अन्य में ये द्विआधारी नहीं है, क्योंकि एक और दो लेते हैं तो वापस ये जीरो में आ जाता है और ये जीरो नॉट बिलोंग्स टू अन। लेकिन बिना सोचे समझे सीधा कह दिया कि जीरो बिलोंग्स टू डब्लू। लेकिन जीरो बिलोंग्स टू डब्लू ये तो बात अच्छी है, लेकिन डब्लू में संख्याएं, वोल नंबर में संख्याएं क्या से स्टार्ट होती है? जीरो से स्टार्ट होती है। फिर जीरो और एक भी तो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वापस वोल नंबर में नहीं आएगा, ठीक है। जल्दबाजी में ऐसा कर दिया था, ध्यान रखना इस बात का। तो ये वोल नंबर में भी द्विआधारी नहीं है, नेचुरल नंबर में भी नहीं है, यहाँ जेड में ये द्विआधारी होगी, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। पहली है योग संक्रिया। योग एवं गुणन की संक्रिया में पहले लेते हैं अपन योग की संक्रिया। देखिए, एक कोई धनात्मक पूर्णांक लेता हूं और a और b अन्य कोई दो पूर्णांक लेता हूं, तब विभाजन विधि से q और r दो ऐसे नए पूर्णांक आएंगे जो इनके मध्य संबंध a प्लस बी बराबर m q प्लस r के रूप में रहेगा। देखिए, एक धनात्मक पूर्णांक है तथा a और b अन्य कोई दो पूर्णांक है, तो विभाजन विधि से अन्य पूर्णांक q तथा r ऐसे होंगे कि a प्लस बी बराबर एम क्यू प्लस आर। ये कोई नई चीज़ नहीं है, आपके बिल्कुल पढ़ी हुई चीज़ है। कैसे? देखिए, अगर इसको मैं मानूं भाज्य, इसको भाजक, इसको भागफल और इसको शेषफल। यहाँ ये जो शेषफल है ये a तथा b के योग मॉड्यूलों का समशेष कहलाता है, ठीक है। एक ही बात है, ये इसमें अपन शेषफल लेते थे और इसमें परिभाषा में अपन इसको a तथा b के योग मॉड्यूलों का समशेष कहेंगे। अब a प्लस बी बराबर एम क्यू प्लस आर, इस चीज को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी बराबर आर।
ये ए और बी क्या कर रहे हैं, भाज्य का काम करेंगे, अम भाजक का काम करेगा और आर शेषफल का काम करेगा, समशेष का काम करेगा और यहाँ पर भागफल नहीं लिखा जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ये जो रूप है, इस रूप में जो आर का मान रहेगा वो 0 या 0 से बड़ा और अम से छोटा रहेगा। इस बात से भी आप अच्छी तरीके से परिचित है कि आर जो रिमाइंडर है, शेषफल है, समशेष है, ये 0 रह सकता है, उसके बाद में ये भागफल से हमेशा छोटा ही रहेगा। इस बात से भी आप परिचित हो। देखिए, अगर मैं 17 में 5 का भाग दूँ तो 5 × 3 15 और शेषफल बचे कितने, 2। अब इस 2 का मान, ये जो r है, इस r का मान 0 से लेकर इस 0 या 0 से लेकर 5 के बीच में ही रहेगा। ठीक है। अगर इसका मान शेषफल 5 इसके बराबर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं इस पर शेषफल बढ़ा दूं तो मतलब यहाँ 3 बढ़ा दूं तो 20 हो गया। 20 का मतलब इसमें 4 बार भाग चला जाएगा, तो फिर ये 0 हो जाएगा वापस, तो इसके बराबर कभी नहीं होगा। ठीक है। तो मैं वो एग्जाम्पल यहाँ लिखता हूँ और 17 को मैं लिख देता हूँ 11 + 6 ऐसे दे दे। तो मान लो एग्जाम्पल है ये कि 11 + 6 में मेरे को भाग देना है 5 का, तो मेरे पास r का मान क्या रहेगा। ये इस योग संक्रिया का मतलब यही है, इतना सा हल करना है आपको, इस r का मान प्राप्त करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ आप लिख लीजिए कि जहाँ r है वो a + b में अम का भाग देने पर प्राप्त ऋणेतर शेषफल है। इसका मतलब ये हुआ, इसमें ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए, ऋण प्लस इतर, ऋण संख्या से भिन्न। समझ में आ गई बात? कहने का मतलब केवल पूर्ण संख्याएं ही होनी चाहिए। अब चलते हैं। अब 11 + 6 a + b में अम का भाग देने पर, में 5 का भाग देने पर, 17 में किसका भाग देना है अपने को, 5 का, प्राप्त ऋणेतर शेषफल है। तो 5 × 3 15, शेष कितने बच गए, 2। ये 2 इसका आंसर हो गया। इतनी सी बात है। जैसे 5 + 3 2, 5 और 2 कितने हो गए, 7/3, शेषफल कितने बच गए, 1। ये इसका आंसर हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 17 + 4 8 कितने हो गई, 25। 25 तो a + b का मान है, 25/4, शेषफल कितने बच गया, 1। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 9 6 15 और 9 कितने होते हैं, 24। 24/6 कितना हो गया शेषफल, 0। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं। 5 8 2। अब क्या करोगे, 7/8 करना क्या है, सेम ही बात है। 8 में कितनी बार भाग जाता है, 0 बार, शेषफल कितने बचे, 7। ठीक है, नियम सेम ही है, क्योंकि 7 में 8 का भाग जाता नहीं है, तो भाग गया 0 बार, शेषफल कितने बच गए, 7। तो इसका उत्तर 7 हो गया। कहने का मतलब अगर अम का मान a + b से बड़ा है तो वापस a + b ही आएगा मान। अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब मैं कुछ माइनस वाली संख्या भी लेता हूँ। जैसे मान लो यहाँ आ जाए -15 प्लस का 3 और यहाँ लिख देता हूँ 2। अब इसका मान क्या होगा, अब आप कहोगे 15 2 कितने हो गए, -13/3
3 इंटू -4 -1, आपको भी -1 शेषफल। अब आप सोचो आपने कुछ गलत नहीं किया क्या, नियम के विपरीत नहीं चल गए क्या आप? कैसे कि यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, जहाँ a + b में m का भाग देने पर प्राप्त ऋणेतर शेषफल है, और आप इस नियम के विरुद्ध चल रहे हो। ये तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन शेषफल यहाँ पर आपने क्या लिखा, -1। नियम के विरुद्ध चल गए तो आप क्या करेंगे, भागफल को एक अंक बढ़ाकर शेषफल को ऋणेतर बनाएंगे। कैसे? अब यहाँ पर अगर -4 है तो इसको क्या करेंगे अपन, -5 करेंगे, तो ये हो गया -15, और यहाँ कर देंगे +2। तो ये हमारा आंसर कितना हो गया, +2। बात समझ में आ रही है? एक एग्जांपल और लेते हैं, -10 +3 2। ठीक है, अब क्या करना है, -8/3, प्लस वालों में तो क्या करते हैं, 3 दूनी 6, 8 से कम तक पाड़ा बोलते हैं, और इस माइनस वालों में क्या करेंगे, 8 से ऊपर तक पाड़ा बोलेंगे, मतलब 3 3 9, 9 से ये कितना फर्क है इसमें, 1 अंक का, तो +1 लिख देना, क्योंकि -9 +1 कितना हुआ, -8 हो गए। इस प्रकार इसको हल करना है। तो एकदम सिंपल सी चीज़ है, आप इसको नोट कर लें, फिर गुणन संक्रिया पे चलते हैं। गुणन संक्रिया कुछ भी खास नहीं है, इसमें a + b की जगह a × b रखना है बस, और मैं कुछ भी चेंज नहीं करूँगा। ये लो, और ये बस इतना सा चेंज करूँगा। ये होगी आपकी गुणन संक्रिया, ये होगी a × b। ठीक है, देखें जरा, ये जो अब r रहेगा वो a तथा b के गुणन मॉड्यूलों का समशेष रहेगा। ठीक है, वो क्या था, योग मॉड्यूलों का समशेष था, और ये गुणन मॉड्यूलों का समशेष है। इतनी सी फर्क है इसमें। अब मैं संख्याएं लेता हूं कि 5, अब इसको देखिए दर्शाते कैसे, ऐसे देख लो, a × m b = r, जहां r का जो मान है वो 0 से m के मध्य रहेगा, तथा r a × b में m का भाग देने पर प्राप्त ऋणेतर शेषफल है। समझ में आ गई बात? अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स, 7 × 5 4 बराबर कितना रहेगा? तो 7 × 5 कितने होते हैं, 35, में 4 का भाग देना, प्लस की संख्याएं हैं, कम रखना, 4 8 कितने होते हैं, 32, शेष कितने बच गए, 3। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 × 6 4 कितने हो गए, 4 7 28, क्योंकि 6 × 5 कितने होते हैं, 30। 30 में किसका भाग देना है, 2 शेषफल बचेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, 7 × 3 6, 7 × 42, 42/3, शेषफल कितना बच गया, 0। ठीक है, अब इस प्रकार आपको इसके लिए मान निकालने होते हैं, और इससे अपन संक्रिया सारणी का निर्माण भी कर सकेंगे। ठीक है, और संक्रिया सारणी का निर्माण कब करते हैं, जब किसी सेट में अवयवों की संख्या परिमित हो,
और परिमित में भी लगभग 10 से कम संख्या हो, उसी के लिए परिमित संक्रिया सारणी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल संक्रिया सारणी के भी ले लेते हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम में 1 नंबर के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा इस बार के लिए संक्रिया सारणी का क्वेश्चन। तो ये जो किताब के आपके 2 प्रश्न दे रखे हैं, आएगा तो इन्हीं में से ही आएगा और वो आपको मैं करवा देता हूँ। एक संक्रिया सारणी है S 0 1 2 3 0 1 2 3, आपको +4 के लिए संक्रिया सारणी का निर्माण करना है। तो यहाँ आपको संक्रिया सारणी बनानी है कि 0 1 2 और 3। यहाँ भी आपको लिखना है 0 1 2 और 3। ठीक है, ये है आपका +4। तो यहाँ संक्रिया क्या लग गई आपकी +4। अब देखें, कईयों को तो दिख गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। देखिए 0 +4 0 है ना, 0 +4 0, देख गया था ना। अब 0 + 0 कितने होते हैं 0/4, कितना होता है 0, है ना, 0/something 0। अब कहने का मतलब ये हो गया कि ये अगर 4 बड़ा है 0 से तो अपन सीधा का सीधा ये मान ही लिखते हैं। अब 0 + 1 1/4, 1/4 ये संख्या बड़ी है तो सीधा क्या लिखेंगे 1। क्यों? क्योंकि 4 का भाग 1 में 0 बार गया और शेषफल 1 बच गया। तो ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, इसी प्रकार 1 + 0, 2 + 0 और 3 + 0 क्या होगा 1 2 और 3। ठीक है, 1 और 1 2, 2 का 2 लिखेंगे, 1 और 2 3, 3 का 3 लिखेंगे। 1 और 3 4, 4/4 कितना होगा शेषफल 0, तो यहाँ लिख देना 0। 2 और 1 3, 2 और 2 4 का 0 हो गया। 2 और 3 5, 5 का कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 5/4 का मतलब शेषफल 1 बच रहा है। 3 और 1 4 का मतलब 0, 5 का मतलब 1 और 6 का मतलब 2। ये इस प्रकार की संक्रिया सारणी का निर्माण होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिए ना, उससे तो लाख गुना सरल है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन तो सरल ही होते हैं थ्योरी से। अब इसमें खास बात क्या होती है, इस संक्रिया सारणी से हमें 3 रिजल्ट मिलते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहला रिजल्ट हमें देखना है सारणी का मुख्य विकर्ण। सारणी अगर ये जो संक्रिया सारणी है मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित है तो ये क्रम विनिमय होती है। क्रम विनिमय का मतलब ये हुआ 0 + 4 0 है, ये अवयव इधर और ये अवयव इधर। इससे तो आप अच्छे तरीके से परिचित हैं। अब मुख्य विकर्ण कौन सा हुआ, ये हुआ इसका मुख्य विकर्ण। अब ये सारणिक संक्रिया सारणी अगर मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित है, सममित का मतलब ये हुआ इस विकर्ण से ऊपर के अवयव और इस विकर्ण से नीचे के अवयव अगर समान हैं तो ये सारणी क्या होती है क्रम विनिमय होती है। कहने का मतलब 1 2 3, इधर भी 1 2 3, 3 0 3 0 1 1, इसका मतलब अवयव क्या है समान है बिल्कुल। तो ये क्या है सारणी क्रम विनिमय है। क्या लिखना है आपको, चूंकि ये सारणी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित है इसलिए ये क्रम विनिमय है। दूसरी बात, इसकी जो ये फर्स्ट पंक्ति है, ये फर्स्ट पंक्ति तो हुई, ये तो अवयव ले रखे हैं। फर्स्ट पंक्ति ऊपर वाली ये इस पंक्ति से समान हो और ये स्तंभ इसके समान हो। समझ में आ गई बात। तो ये जो अवयव है 0,
ये इस सारणी का तत्समक अवयव कहलाता है। ठीक है, तत्समक अवयव। तो इस सारणी का तत्समक अवयव क्या हुआ? 0। समझ में आ गई बात? अब चलते हैं आगे प्रतिलोम अवयव की तरफ। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसमें 0 है और तत्समक अवयव। अब प्रतिलोम अवयव कौन सा होता है? प्रतिलोम अवयव जैसे मान लो ये हो गया एक अवयव माना। अब एक को किस संक्रिया के साथ में लगाएं कि 0 आ जाए? ये तो करते थे A स्टार B बराबर E। तो A का मतलब मैंने कोई अवयव ले लिया, A का प्रतिलोम याद करा और यह संक्रिया। उसके बाद यहाँ कौन सा अवयव आएगा कि यहाँ पर मान क्या आ जाए? 0। तो एक को देखिए कि 0 कहाँ से आ रहा है। तो A का प्रतिलोम क्या हुआ? 3। तो A का प्रतिलोम 3 हो गया। उसके बाद 2 के प्रतिलोम की बात करें तो 2 का प्रतिलोम क्या है? 2 है। 3 का प्रतिलोम क्या है? 3 का प्रतिलोम 1 है और 0 का प्रतिलोम 0 है। आप कहोगे सर एक सारणी में इतने प्रतिलोम निकाल दिए और उसमें तो एक ही निकाल रहे थे, ये दिमाग में आ रहा है क्या क्वेश्चन? अरे कोई भी सेट ले लेना, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अलग अलग ही होता है। जैसे मान लो मैंने वो सेट लिया था ना, 1 2 3 4 5 6, और इधर भी ले लेता हूँ -6 -5 -4 -3 -2 -1 0। अब इसमें अगर 5 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करूँगा तो -5, 4 का -4, 3 का -3, सबका अलग अलग ही होता है। वो अपन ने A का प्रतिलोम अवयव ज्ञात किया था। कोई भी मान लो A अवयव है तो A का प्रतिलोम A बट्टे A -1 इस प्रकार का कुछ किया था। तो A की जगह कितने भी अवयव रख लो, A की जगह 1 रखेंगे तो अलग मान आएगा, A की जगह 2 रखेंगे तो अलग मान आएगा। ठीक है ना, वो संकेत के रूप में दिया था। इसलिए अवयव प्रत्येक का प्रतिलोम अलग अलग ही होता है, ध्यान रखना इस बात का। तो आपने प्रतिलोम याद करना सीख लिया, इससे तत्समक सीख लिया और क्रमहीन में है नहीं या नहीं इस प्रकार भी इस सारणी से सीख लिया। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जो ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। एक सारणी इस प्रकार की बनानी है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर गुणा के लिए बनानी है, जहां आपका ओमेगा है इकाई का घनमूल है। अब देखें ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर गुणा के लिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, आपको गुणा करानी है सीधी प्रत्येक अवयव की। 1 की 1 से 1 आएगा, 1 की ओमेगा से ओमेगा आएगा, 1 की ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर आएगा। क्योंकि यहाँ तो सिर्फ क्या संक्रिया क्या दी है? गुणा ही दी है। तो ओमेगा की 1 से ओमेगा, ओमेगा की ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की ओमेगा क्यूब से, तो यहाँ दे रखा है ओमेगा क्यूब का मान 1। क्यों? क्योंकि ओमेगा क्या है? इकाई का काल्पनिक घनमूल है। तो ओमेगा क्यूब का मान कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब का मान कितना हो गया? 1। ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब का मान 1 और ओमेगा 4 का मान क्या हो जाएगा? ओमेगा क्यूब, क्योंकि ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ओमेगा रह जाएगा। अब इस सारणी में देखेंगे, इस सारणी में संक्रिया सारणी में देखेंगे कि ये जो मुख्य विकर्ण है इसके इधर अवयव ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इधर भी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 1। तो ये जो संक्रिया सारणी है मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित है, इसलिए ये क्रमहीन में है। दूसरी बात 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये भी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये भी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब इसका तत्समक अवयव कितना हुआ? 1। बात समझ में आ गई? उसके बाद में हम चलते हैं इसके प्रतिलोम अवयव की तरफ। ठीक है, इसका तत्समक अवयव क्या है? 1। तो 1 का प्रतिलोम क्या हुआ? 1। ओमेगा का प्रतिलोम क्या हुआ? ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि तत्समक अवयव 1 है ना। ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम क्या हुआ? ओमेगा। ठीक है, इस प्रकार हमने प्रतिलोम, तत्समक और क्रमहीन में है या नहीं ये सीख लिया।
नेक्स्ट अपन अब ये जो एक्सरसाइज 1.3 का जो 5वां प्रश्न है उसको लेते हैं। 5वां प्रश्न, R0 में 4 फलन इस प्रकार परिभाषित है। R0 का मतलब रियल नंबर, संख्याओं में जो है 0 शामिल नहीं है। f1x का मान x है, up to x का मान -x, अब 3x का मान 1/x और अब 4x का मान -1/x। फलनों का संयुक्त संक्रिया के लिए f1, f2, f3, f4 के लिए संक्रिया सारणी बनाइए। तत्समक अवयव तथा प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। समझ में आ गई बात? अब चलते हैं फलनों का संयुक्त फलन के लिए अपने को संक्रिया सारणी बनानी है। ये देखिए f1, f2, f3, f4 और संयुक्त फलन का संक्रिया साइन क्या हो गया? ओ, ये हो गया f1, f2, f3 और ये f4। ये संक्रिया सारणी। अब ये कह रहा है f1 ओ f1 का मान कितना होगा। यहाँ देखें f1 ओ f1 कितना मान हो जाएगा? f1 और f1x। f1x का मान कितना है? x और फिर f1x मतलब x ही, और वापस x किसके बराबर है? f1 के बराबर। तो इसका मान कितना हो गया? f1 के बराबर हो गया। ठीक, अब चलते हैं f1 ओ f2 पर। f1 f2x, ये हो गया f1 f2x का मान कितना है? -x। f1 में क्या रखना है? माइनस का x, तो ये हो गया -x और -x किसके बराबर हो गया? f2 के बराबर हो गया। f1 ओ f3, f1 f3x, तो ये हो गया f1 और f3x का मान कितना है? 1/x। वापस कितना बचा? क्योंकि f1x में कितना रखना है? 1/x, x की जगह, तो 1/x हो गया। 1/x किसके बराबर आ गया? f3 के बराबर आ गया। ठीक, अब चलते हैं f1 ओ f4 पर। f1 f4x, अब 4x का मान कितना है? -1/x और f1x में क्या रखना है? -1/x हो जाएगा, तो -1/x वापस किसके बराबर हो गया? f4 के। अब चलते हैं f2o f1 पर। f2o f1, ये f2, ये हो गया f1x और f1x का मान कितना हुआ? x और f2x का मतलब क्या हो गया? -x और -x किसके बराबर हुआ? f2 के, तो ये कितना हो गया? f2 हो गया। अब चलते हैं f3 ओ f1 पर। f3 और ये हो गया f1x, f1x का मान है x और f3x का मतलब कितना हो गया? 1/x। 1/x किसके बराबर है? f3 के बराबर। f4 ओ f1, ये हो गया f4 f1x, f4x, f4x सीधा ही लिख दो भले, और इसका मान लिखो तो मान लिख दो, और ये हो गया f4। अब f2 ओ f2, ठीक है, f2 ओ f2, f2 ओ f2 का मान कितना होगा? f2, ये f2x, f2x का मान कितना है? -x और f2x में -x रखते हैं तो मान कितना आता है? x। ठीक है, तो ये x किसके बराबर हो गया? वापस f1 के बराबर हो गया। ठीक है, उसके बाद f2o f3, f2o f3, ये हो गया f2, ये हो गया f3x बराबर
अब 3x का मतलब कितना हो गया, माइनस 1 प्लस का 1/x, और अब 2x में कितना रखना है अपने को, माइनस का 1/x हो जाएगा, और ये माइनस का 1/x किसके बराबर रहेगा, अब 4 के बराबर हो जाएगा। और ये अप टू ओ अप 4, अप टू ओ अप 4, ये हो गया अप टू और हो गया अप 4x, अप टू अप 4x का मान कितना हो गया, माइनस का 1/x, और यहाँ पर अगर माइनस का 1/x रखते हैं तो मान कितना आता है, यहाँ पर x की जगह कितना रखना है आपको, माइनस का 1/x, तो मान कितना आ गया 1/x, और 1/x किसके बराबर होता है, अब 3 के बराबर होता है। इसी प्रकार हम x अब 4 में रखते हैं तो मान कितना आता है, x किसके बराबर रहता है, अब 1 के। अब 3 बातें हमको देखनी है कि ये जो संक्रिया सारणी है मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित है क्या, तत्समक अवयव है क्या, और उसके बाद अपने को प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो ये सारणी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित है। यहाँ देखिए अप टू अप 3 अप 4, अप टू अप 3 अप 4, अप 4 अप 3 अप 4 अप 3 अप 2, ठीक है। तो इसके विकर्ण मुख्य विकर्ण के ऊपर और नीचे के अवयव समान हैं, इसलिए ये क्या संक्रिया सारणी क्रमविनय में है, ठीक। अब बात करते हैं तत्समक अवयव की। तो तत्समक अवयव क्या है, इसमें ये समान इसके और ये समान इसके, तो ये अपवन जो अवयव होगा वो तत्समक अवयव होगा। तत्समक अवयव क्या हो जाएगा, अवयव अपवन हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम की। वैसे देखा जाए तो अपन सारणी से देख सकते हैं कि अपवन का प्रतिलोम क्या है, अपवन अप 2 का प्रतिलोम क्या है, देख लेना तत्समक अवयव कहाँ आ रहा है उसके सीध में देख लेना, वो प्रतिलोम होता है उसका, ठीक है। तो अप 2 ओ अप 2 अप 1 आता है, अप 3 ओ अप 3 अप 1 आता है, अप 4 ओ अप 4 अप 1 आता है। यही तो करते हैं अपन कि अप 1 में किस फाइनल फलन का संयुक्त करें कि तत्समक अवयव आ जाए, तो वापस किस कहाँ पर है, अप 1 हो, अप 1 ही तो है। इसी प्रकार सभी अवयव का निकाल लेना। आप देखोगे कि स्वयं ही उसका प्रतिलोम है, स्वयं ही उसका प्रतिलोम है, पर खुद का प्रतिलोम है, ठीक है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन संख्या 5 को कंप्लीट कर लिया है। अब अपन विविध पथमाला कल करेंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत होती है तो मेरे को बता सकते हो। धन्यवाद।